अब आगे बढ़ते हैं, हमको राव जोधा पर बात करनी है। लास्ट हमने यहां पर फिनिश किया था कि 1438 ईस्वी में जोधा के जो पिता थे रणमल राठौड़, उनकी हत्या कर दी गई थी। राव जोधा अपनी जान बचाकर यहां से भागे मेवाड़ से और बीकानेर के काहुनी गांव में पहुंच गए थे। तो अब इसके आगे हमको बात करनी है। हालांकि इस विषय पर मैं जो मेवाड़ रियासत वाला पार्ट था वहां पर बहुत डिटेल से आपके साथ में चर्चा कर चुका था और ये सारी बात पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी, ध्यान देना। मेवाड़ में जब 1438 में राव जोधा के पिता रणमल राठौड़ की हत्या की गई तो राव जोधा यहां से भागे। बीकानेर में एक गांव आता है काहुनी, यहां पर पहुंचे। मेवाड़ की जो फौज है वो भी इनका पीछा कर रही थी, पीछे करते करते आई, लेकिन जब ये बहुत दूर निकल गए राज्य की सीमा से, काहुनी गांव पहुंच गए, तो ये मेवाड़ की फौज रुक गई रास्ते में और राठौड़ों की जो राजधानी थी मंडोर, मंडोर पर कब्जा कर लिया। राव जोधा ने बहुत प्रयास किए वापस मंडोर पर अधिकार करने का। वो हर बार आते, अटैक करते, मेन मंडोर पर अटैक करते राव जोधा, लेकिन सफल नहीं हो पाते, वापस उनको पराजित होकर पीछे जाना पड़ता। मेवाड़ रियासत जब मैंने पढ़ाई थी तो वहां बहुत डिटेल से आपके साथ में बात की थी, थोड़ा सा फिर बता देता हूं बात को। राव जोधा ने अब बिल्कुल सेंटर मंडोर पर अटैक करने की बजाय अपनी सेना तैयार करके मंडोर के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको जीतना शुरू किया। बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। भाई पिता की जो हत्या हुई थी वो 1438 में हुई थी और राव जोधा को वापस मंडोर प्राप्त हुआ 1453 में, एक संधि के तहत, आवड़ बावड़ की संधि के तहत। मतलब वापस अपना राज्य प्राप्त करने के लिए लगभग 15 वर्षों तक जोधा को संघर्ष करना पड़ा। जोधा इसमें गलती करते हैं कि मेन मंडोर पर वो अटैक करते और मंडोर पर अधिकार हो नहीं पाता, तो स्ट्रेटेजी में बदलाव किया। पहले आसपास के गांवों को, क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। मेवाड़ में इस समय महाराणा कुंभा का शासन, यह महाराणा कुंभा। जोधा ने महाराणा कुंभा के कुछ व्यक्तियों को अपनी तरफ मिलाया और अब जब जोधा सैन्य रूप से शक्तिशाली हो गए, महाराणा कुंभा भी अलग अलग मोर्चे पर युद्धों में बिजी थे, जिसकी हम बात कर चुके मेवाड़ रियासत में। तो फाइनली महाराणा कुंभा को भी यह लगा कि जोधा के साथ इस समय संधि करना ही ठीक है, क्योंकि अगर संधि नहीं करेंगे तो वैसे भी जोधा का मंडोर पर अधिकार हो जाएगा। इसके अलावा जोधा की जो दादी साथी हंसाबाई, सॉरी, कुंभा की जो दादी साथी हंसाबाई, जो राव जोधा की बुआ थी, उन्होंने भी मध्यस्थता की और इस कारण मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में, मतलब महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में एक संधि होती है 1453 की, जिसको आवड़ बावड़ की संधि कहा जाता है। और इस आवड़ बावड़ की संधि के द्वारा जोधा को वापस मंडोर मिल जाता है। जहां जहां तक आवड़ वाली जो वनस्पति है वो मेवाड़ की सीमा रहेगी, जहां से बावड़ यानी बबूल की जो वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे दिखते हैं बबूल वाले, जहां से बबूल के पेड़ दिखेंगे वहां से मारवाड़ की सीमा रहेगी। और राव जोधा ने इस रिलेशन को और अच्छा बनाने के लिए भी अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर की शादी कर दी महाराणा कुंभा के जो पुत्र थे रायमल, उनके साथ में। तो खैर मंडोर पर वापस फिर से राठौड़ों की सत्ता स्थापित हो गई। 15 वर्षों तक इनको संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि रणमल राठौड़ की वो जो राजनीति थी, उस राजनीति में राठौड़ और सिसोदिया एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। क्लियर? अब हमको बात क्या करनी है राव जोधा से रिलेटेड। इनके, ये ध्यान दो, ये एक पुत्र बीका, जो 1465 ईस्वी में बीकानेर को छोड़कर चले, ये जोधपुर को छोड़कर चले गए थे और अलग से अपना एक राज्य स्थापित किया था जिसको बीकानेर कहा जाता है। दरअसल क्या है, एक बार दरबार लगा हुआ था, राव जोधा कुछ बोल रहे होंगे। दरबार में बीका और उनके जो चाचा, राव जोधा के जो भाई कांधड़, ये दोनों साथ साथ बैठे हुए थे और कुछ आपस में बात कर रहे थे, मतलब जोधा की बातों पर ध्यान नहीं था। तो जोधा ने व्यंग कसते हुए ये पूछ लिया चाचा और भतीजे से, क्या कोई नया क्षेत्र जीतने की योजना बनाई जा रही है? तो कांधड़ ने यह कहा कि महाराज आपके प्रताप से ये भी हो जाएगा, मतलब हम नया क्षेत्र भी जीत लेंगे। तो ये था व्यंग के रूप में। बीका और कांधड़ जोधपुर राज्य से निकले 1465 ईस्वी में और अपने लिए बीका ने एक अलग राज्य स्थापित किया जिसको हम बीकानेर बोलते हैं। इसको हम एक अलग से रियासत में पढ़ेंगे। इनके जो चाचा थे कांधड़, हिसार के क्षेत्र में कांधड़ की एक व्यक्ति ने हत्या कर दी, सारंग खां। ये कोई व्यक्ति था सारंग खां, जो बहलोल लोधी का आदमी था। बहलोल लोधी जो दिल्ली का सुल्तान था। तो बहलोल लोधी के एक व्यक्ति सारंग खां ने कांधड़ की हत्या कर दी। कांधड़ जो जोधा के भाई थे और बीका के चाचा थे। तो इस बात का बदला लेने के लिए जोधा और बीका दोनों ने हिसार की तरफ चढ़ाई कर दी, अटैक किया और उसमें सारंग खां मारा गया।
एक तो इनका ये अभियान, ये ध्यान रखना, बहलोल लोधी के खिलाफ, क्योंकि बहलोल लोधी के आदमी के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है, देखो, और इस चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं आपको बीकानेर रियासत पढ़ाऊंगा या फिर आगे के जो जोधपुर के शासक बताऊंगा सुजा, उनमें ये बात जिक्र आएगा। ये राजस्थान का जिला है चूरू, इसको द्रोणपुर छापर के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में हम पढ़ते हैं ना गुरु द्रोण, तो उनका कोई यहां पर आश्रम रहा होगा, तो इसीलिए इसको द्रोणपुर छापर के नाम से जाना गया। जब राव जोधा और बीका दोनों ये हिसार में सारंग खां को मारकर आ रहे थे सैन्य अभियान चलाकर, तो ये यहां पर रुके द्रोणपुर छापर में। और यहां पर जोधा ने बीका से ये कहा कि बीका देख, तू बड़ा है, सपूत है, तेरे को कुछ कहूं तो मेरी बात मानेगा? बोले पिताजी ये क्या बात हुई, आप कहो और मैं नहीं मानू। ये पितृभक्त थे बीका, इसलिए बड़े इन्होंने अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपना राज्य त्याग दिया। इन्होंने कहा पिताजी कहिए आप। बोले देख, तू तो शक्तिशाली है, योग्य भी है, तू अपनी योग्यता से एक अलग राज्य स्थापित कर लेगा, मैं जानता हूं। मैं जोधपुर का राज्य सातड़ को देना चाहता हूं, जो इनके बेटे थे जोधा के, सातड़। बोले मैं सातड़ को देना चाहता हूं। बोले कोई बात नहीं पिताजी, आपकी जैसी इच्छा, लेकिन आप मुझे एक वचन दीजिए। क्या? कि मारवाड़ के जो राज्य चिन्ह हैं वो आप मुझे देंगे। बोले ठीक है। तो ये जो वचन मांगा जोधा ने अपने बेटे बीका से, तो बीका ने कहा कि ठीक है, मैं राज्य पर अपना दावा नहीं करूंगा। और जोधा ने भी ये कहा कि मारवाड़ के जो राज्य चिन्ह है वो राज्य चिन्ह आपको ही मिलेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अब जब सुजा शासक बनेंगे आगे चलकर वो राज्य चिन्ह देने से मना करेंगे और बीका जोधपुर की तरफ अटैक करेंगे। क्लियर इतनी बात? तो ये ध्यान रखना एक तो। फिर दूसरा, जोधा ने मारवाड़ के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र थे, कोई अपने भाई को दिया या फिर अपने पुत्रों को में बांटा। तो एक प्रकार से ये जो हम सामंत व्यवस्था देखते हैं ना कि साहब ये सेंटर वाला भाग है, यहाँ राजा बैठ रहा है, और बाकी के जो हिस्से हैं ये अपने भाई को दे दिया या भाई के लड़के को दे दिया, अपने वंश के लोगों को या फिर कर्मचारियों को या रिश्तेदारों को बांट दिए। तो ये जो व्यवस्था है ये सामंत प्रथा कहलाती है। मारवाड़ में इस सामंत प्रथा की जो शुरुआत है, हालांकि वो राव चुंडा के समय हो जाती है। जब हम ये देखते हैं कि जो इंदा प्रतिहार थे उन्होंने चुंडा से कहा था कि हमको 84 गांव दे दो और इनमें हस्तक्षेप नहीं करना, मत करना, तो चुंडा ने उन प्रतिहारों को अपना सामंत बना लिया था कि ठीक है आप लोगों को मेरा संरक्षण रहेगा। तो मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत चुंडा के समय हो जाती है, लेकिन सामंत प्रथा अगर वास्तव में पल्लवित होती है तो जोधा के समय होती है। इसीलिए जोधा को मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यह आप ध्यान रखना फैक्ट। क्या आपसे पूछा जाएगा मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कौन है? जोधा। जोधा ने अपना राज्य बहुत विस्तारित किया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसीलिए कहते हैं कि मारवाड़ का अगर कोई सबसे पहला प्रतापी शासक हुआ है तो वो जोधा है। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि राव जोधा को मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक किसने बताया? ओझा ने। ये पीडीएफ में तो सब लिखा हुआ मिल ही जाएगा आपको, सुन लो केवल, ओझा जी। ये बात हो गई महाराणा कुंभा के साथ में आवड़ बावड़ की संधि 1453, और इस संधि के द्वारा जोधा को वापस मंडोर मिल गया। फिर ये वाली बात हो गई कि साहब ये बहलोल लोधी, इसका एक व्यक्ति सारंग खां, राव जोधा के चाचा, राव जोधा के जो भाई थे कांदड़, उनकी हत्या कर दी थी, उसका बदला इन्होंने लिया। फिर ये बीका वाली बात हो गई और ओझा जी वाली बात हो गई। अब राव जोधा ने देखा, बोले बहुत टाइम हो गया राजधानी मंडोर चलते हुए, फिर राजधानी बदलेंगे। पहले खेड़ थी, फिर मेवनगर बनाई, फिर मंडोर बनी। बोले अब मंडोर से इनसे मन नहीं पड़ता। बोले फिर क्या बनाया? बोले अब नया एक शहर बसाएंगे, और इन्होंने एक नया शहर बसाया, और वो शहर जाना जाता है राव जोधा के नाम पर, जोधपुर। इधर एक बार राजधानी वाले फैक्ट को थोड़ा सा फिर से हम रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहली राजधानी कौन सी रही थी? खेड़। खेड़ कहां था आपके? बाड़मेर में। और ये राजधानी किसने बनाया था? राव सिंहा ने। फिर खेड़ के बाद मेवनगर या मेवानगर, इसको राजधानी किसने बनाया था? मल्लीनाथ ने। फिर राजधानी बनी आपकी मंडोर। मंडोर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? चुंडा ने। और अब राजधानी कौन सी बनेगी आपकी? जोधपुर। और जोधपुर को राजधानी कौन बना रहे हैं अब? जोधा। तो ये क्रम आप ध्यान रखना, खेड़, मेवनगर, मंडोर और जोधपुर। मेवनगर या मेवानगर भी इसको कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हम जोधपुर की। तो जोधा ने देखा कि अपन एक नया शहर बसाएंगे भैया, सबसे पहले तो एक काम करो, किले का निर्माण करो और किले की कोई नींव व्यू लगाओ। बोले नींव किससे लगवाई जाए? बोले बुआ जी को बुलाओ। बुआ जी कौन? करणी माता। ये करणी जी महाराज, ये कहा जाता है इनको। करणी माता, जिनको राव जोधा के जो पिता थे रणमल राठौड़, उन्होंने धर्म की बहन बना रखा था।
तो जोधा की बुआ लगी, बुआ जी आइए, और इस किले की जो है आप नींव रखिए। नींव रखी गई। 12 मई 1459। ध्यान करना, उदयपुर भी बसाया गया था इसके ठीक 100 साल बाद। कब? 1559। उदयपुर की स्थापना 1559 महाराणा उदय सिंह के द्वारा, इसके ठीक 100 साल बाद। और उदयपुर से ठीक 100 साल पहले 1459 ईस्वी में इस किले की नींव रखी गई। किसके द्वारा? करणी माता के हाथों के द्वारा। और ये जो किला है ये कहलाता आपका मेहरानगढ़। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पर हम बात करेंगे। मेहरानगढ़ या मिहिरानगढ़, पहले इसको कहा जाता था मिहिरानगढ़, और मिहिरानगढ़ से होता होता हो गया मेहरानगढ़। यह ऐसा बताया जाता है कि मयूर मोर की शेप में बना हुआ है, मयूर पंख। अब कैसे दिखता है ये पता नहीं, लेकिन कहा जाता है मयूर मोर पंख की शेप में है, इसीलिए इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। और ये जो मिहिरानगढ़ वाला कॉन्सेप्ट है ये बताया जाता है, मिहिर मतलब भगवान सूर्य, और राठौड़ जो है वो सूर्यवंशी मानते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि कुछ जगह सूर्यवंशी लिखा है, कुछ जगह चंद्रवंशी लिखा है, कुछ जगह हिरण्यकश्यप की संतान लिखा है। अलग अलग सोर्स मैंने आपको बताए थे कि दयालदास और कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि राठौड़ सूर्यवंशी है। राष्ट्रोड वंश महाकाव्य जो 1596 ईस्वी का है वो ये कहता है कि राठौड़ों की उत्पत्ति भगवान शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से हुई है, तो इसका मतलब एक प्रकार से वो चंद्रवंशी हो गए। इसके अलावा आपके जोधपुर राज्य की ख्याति ये कहती है कि विश्वमान के जो पुत्र थे राजा बृहद्बल, उनकी संतान है ये। और भाट ये कहते हैं हिरण्यकश्यप की संतान है। तो खैर, सूर्यवंशी होने के कारण इसका नाम रखा गया मिहिरानगढ़, मतलब भगवान सूर्य के कारण यही हो गया फिर आपका मेहरानगढ़। मयूर पंख की आकृति के कारण इसको कहा गया मयूर ध्वजगढ़। इसके अलावा सूर्यगढ़, कागमुखी, गढ़ चिंतामणि, ये कई नाम है जो एग्जामिनर आपसे बदल बदल कर पूछ लेता है। तो ये कुछ भी पूछा जाए इसका मतलब बात किसकी हो रही है? मेहरानगढ़ की। कौन से मेहरानगढ़ की? वही जो राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था। इसकी नींव रखवाई गई थी राव जोधा ने अपनी माता, अपनी जो बुआ थी करणी माता के हाथों से। ऐसा बताया जाता है कि जब इसको बनाया गया तो एक व्यक्ति राजाराम खंडेला थे, उनको जीवित चिनवा दिया गया था। एक व्यक्ति और बताए जाते हैं। क्लियर? इससे रिलेटेड देखो बहुत सारे फैक्ट हैं, और ये सारे मैंने इमेजेस में समेट दिए। उससे क्या बहुत लंबे टाइम तक ये चीजें आपको ध्यान रहेगी। कुछ इस स्लाइड में है और कुछ इस स्लाइड में है, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। ये देखने में इतना सुंदर है और इतना विशाल है कि अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अलग अलग बात की है। जैसे कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के जनक 1799 में भारत आए थे, एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसके अलावा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया लिखी है। कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि ये इतना विशाल है भैया, इतना बड़ा है कि जोधा के जो बेटे हैं वो इस दुर्ग की खिड़कियों से ही उनके राज्य की जो सीमा है वहां तक देख सकते हैं, क्योंकि जहां जहां तक उनकी नजर जाती है वहां वहां तक उनका राज्य है। ऐसा कौन कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड। फिर यह है रूडयार्ड किपलिंग। किपलिंग वही व्यक्ति जिसने लिखा है जंगल बुक, मोगली। यह कहता है कि नहीं, ये इंसानों ने नहीं बनाया। बोले फिर किसने बनाया? बोले तो परियों और फरिश्तों ने बनाया। बढ़िया सेवा पानी हुई होगी इसकी जब ये कह के गया, बोले साहब ये इंसानों ने तो बनाया ही नहीं, ये तो परियों और फरिश्तों ने बनाया। और बूंदी का जो तारागढ़ है वो भी देखने में बहुत सुंदर है। उसके लिए ये जो किपलिंग है रूडयार्ड, ये कहता है कि नहीं, इसको तो भूतों ने बनाया। रूडयार्ड किपलिंग जंगल बुक वाला तो बूंदी के तारागढ़ को तो कहता है कि इसको तो भूतों ने बनाया है, और मेहरानगढ़ के लिए कहता है कि इसको तो फरिश्तों ने बनाया है, परियों और फरिश्तों ने बनाया। फिर ये है आपके बिल गेट्स। ये जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी, नीला शहर, ब्लू सिटी। क्यों भाई? सारे नीले नीले घर हैं वहां, नीला पेंट कर रखा है तो इसलिए ब्लू सिटी। ये है एक तोप। मेहरानगढ़ में जब आप जाओगे तो ये कुछ फैक्ट ध्यान रखना, इससे रिलेटेड भी कुछ तोपें हैं, और एग्जामिनर आपको कुछ नाम दे देगा तोपों के, और आपसे पूछेगा बताओ ये क्या है। चित्रकला के प्रकार हैं, तोप के प्रकार है। ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं तोप के प्रकार है। जैसे गजनी, वहां पर ये जो तोपें हैं उन तोपों के नाम है गजनी, गुबार, गज्जक, किलकिला। ये जो तोप है ये अहमदाबाद से मंगाई थी अभय सिंह ने। जोधपुर के शासक थे अभय सिंह, अहमदाबाद से। इसके अलावा भवानी, धूलधानी,
ये इसी नाम की तोप आपको कोटा में मिलेगी। कोटा वालों ने जब अटैक किया था, बूंदी से उठा ले गए थे, धूलधानी, कड़क बिजली, गर्भ गुंजन, वो अलग है, ये अलग है। एक ये कड़क बिजली, देखो ना नाम ही क्या जोरदार है, कड़क बिजली। फिर बिच्छू बाण, फिर नुसरत, वगस वाहन, जमजमा। तो ध्यान रखना, इनमें से कोई भी नाम आपको दे दें तो ध्यान रखना ये तोप है। अब ये देखो एक चित्र दिख रहा है, ये है श्रृंगार चौकी। क्या होता था साहब, यहां पे जोधपुर के राजा बैठते थे और राज्याभिषेक किया जाता था कि साहब राजा जी बना रहे हैं, बैठो आप। इसको श्रृंगार चौकी कहा जाता था। एक है श्रृंगार चंवरी, वो अलग है, वो मेवाड़ में, चित्तौड़ में वो मंदिर है, वो श्रृंगार चंवरी है। ये श्रृंगार चौकी है, श्रृंगार चौकी जोधपुर में, श्रृंगार चंवरी मेवाड़ में। किसने बनाई? जोधा। जीर्णोद्धार तख्त सिंह, जोधपुर के जो शासक थे तख्त सिंह। और आओ, ये एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, मान प्रकाश पुस्तकालय। किसने बनाया था इसको? मान सिंह राठौड़ ने। कहां पर? जोधपुर में। ध्यान रखना, मान प्रकाश पूछा जाएगा, कहां पर है साहब मान प्रकाश पुस्तकालय? मारवाड़, जोधपुर में। फिर इधर आओ, ये एक महल है जिसमें सोने की नक्काशी की हुई है। मेहरानगढ़ का किला है, उसमें महल बने हुए। एक महल है यहां जिसको कहा जाता है फूल महल। क्यों फेमस है? सबसे सुंदर है यहां का, जोधपुर का सबसे सुंदर है। क्यों फेमस है? सोने की नक्काशी। किसने बनाया था इसको? अजीत या अभय सिंह ने। अभय सिंह। पुनः निर्माण किसने कराया था? जीर्णोद्धार किसने कराया था? तख्त सिंह। और भी कई महल है, वैसे एक महल है चोखेलाओ महल। वैसे तो कई हैं, कुछ आप ध्यान रख सकते हैं। मोती महल भी है, चोखेलाओ महल भी है, फूल महल भी है। ये जो चोखेलाओ महल है, ये आगे चलकर अभी जोधपुर के शासक होंगे मालदेव, उनके द्वारा बनाया गया था। ध्यान क्यों रखना है? मेवाड़ की चित्र शैली के जो पहले जो हमको पेंटिंग्स जो देखने को मिलती है वो यहीं से देखने को मिलती है, चोखेलाव से, इसी महल से। जैसे एक तो सप्तशती की, और इसके अलावा भगवान राम और रावण के मध्य जो युद्ध हुआ था, राम रावण के युद्ध की पेंटिंग यहां पर देखने को मिलती है। चोखेलाव महल, जोधपुर, मालदेव राठौड़ पेंटिंग्स, मेवाड़ चित्र शैली के पहले प्रथम चित्र यहां देखने को मिलते हैं। और भी कई महल हैं। फिर करणी माता, इनकी बात हो गई थी। मेहरानगढ़ के पास में ये एक तालाब बना हुआ है जिसको रानीसर तालाब कहा जाता है। किसने बनाया? जोधा की पत्नी थी जसमादे हाडी। हाडी रानी थी, नाम था जसमादे। जसमादे हाडी, उनके द्वारा निर्माण कराया गया था। अच्छा, यहीं पर एक तालाब और है, बहू जी का तालाब। ये किसने बना लिया भैया? आगे चलकर एक शासक होंगे जोधपुर के, मालदेव राठौड़, जो मैंने अभी आपको बताया, चोखेलाव महल। मालदेव राठौड़, इनकी पत्नी थी स्वरूप दे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। स्वरूप दे की एक बहन थी रूपवती, उसके विवाह को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मेवाड़ रियासत में, मैंने आपको बताई थी। और मालदेव राठौड़ का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब एक बार मैं फिर से बता दूंगा। तो मालदेव राठौड़ की पत्नी स्वरूप दे ने इसका निर्माण कराया था, जिसको बहू जी का तालाब कहा जाता है। और भी है, पद्मासर तालाब भी है, ये मोटे मोटे ध्यान रख लेना। रानीसर वाला तालाब। राव जोधा की माता जो थी कोडम दे, उनके द्वारा एक बावड़ी का निर्माण कराया गया था, कोडम देसर बावड़ी, बीकानेर में। ये भी आप ध्यान रख लेना। राव जोधा की माता कोडम दे। कोडम दे ने बावड़ी जो बनाई, कोडम देसर, कहां पर? बीकानेर। और ऐसा कहा जाता है इसके बारे में कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी है। वापस आओ, मेहरानगढ़ पर आओ। ये तालाब हो गया, और क्या बचता है? अच्छा, ये क्लियर नहीं है, ये एक मंदिर है भैया, ये हो सकता है क्लियर नहीं दिख रहा होगा शायद। चलो कोई नहीं, गूगल पे आप सर्च करके देखना, चामुंडा माता का मंदिर। हम क्या बात कर रहे हैं? मेहरानगढ़ में क्या क्या चीजें फेमस हैं, क्या क्या पूछा जाता है। चामुंडा माता मंदिर है जो मेहरानगढ़ में है। 1460 में
इसकी नींव रखी थी, राव जोधा ने इसका निर्माण कराया था। ये इसलिए सुर्खियों में रहा था, वर्ष 2008 में घटना है सितंबर की, यहां पर भगदड़ हो गई थी, लोग दर्शन के लिए गए थे चामुंडा माता के, भगदड़ हो गई थी और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, शायद 216 या 220 के आसपास लोग मारे गए थे भगदड़ में। इस भगदड़ की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी, जसराज चोपड़ा, और उस जसराज चोपड़ा कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी, घटना 2008 की, शायद कब सौंपी, 2019 के आसपास सौंपी थी। खैर ये ध्यान रखना, चामुंडा माता मंदिर, और भी मंदिर है, राठौड़ों की कुलदेवी है नागनेची माता मंदिर, उनका भी मंदिर है, लेकिन आप ये ध्यान रखना नागनेची माता का जो फेमस मंदिर है, जो दुहड़ के द्वारा स्थापित कराया गया था, वो आपके नागाना गांव बाड़मेर में है। वैसे ध्यान रख लेना, बाकी फेमस जो है ये चामुंडा माता वाला ध्यान रखना, वो भी इसलिए कि यहाँ पर एक घटना हो गई थी इसलिए, बाकी तो और यहाँ कई मंदिर है, नागनेची माता मंदिर भी है, संतोषी माता का मंदिर भी है, इसके अलावा मदन मोहन जी का मंदिर भी है। सुनना इस बात को थोड़ा सा, ये जो मंदिर है ना मदन मोहन मंदिर, इसी नाम से एक मदन मोहन जी मंदिर और है जो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, जो कहां पर आता है आपका, ये तो जोधपुर में है। एक मदन मोहन जी मंदिर आपका अलग है जो वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है, और वो आता है आपके कामा में, एक नया जिला बना है डीग, वहां पर आता है। इधर देखो, इस वाले मदन मोहन को जो जोधपुर में है, आप वल्लभ संप्रदाय का मत कर देना। वल्लभ संप्रदाय का मंदिर मेहरानगढ़ में है, लेकिन सुनना, मदन मोहन जी का मंदिर मेहरानगढ़ में है, लेकिन मदन मोहन जी का वो मंदिर जो वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है वो कामा में है। और मैंने आपको बताया था पहले के वीडियोस में कि एक तो ये कामा, ये वाला आपका डीग, यहां पर मदन मोहन जी का मंदिर है। एक मदन मोहन जी का मंदिर और है जो आपके करौली में आता है, वो गौड़ीय संप्रदाय का है, ये भी मैंने आपको बताया था। और वल्लभ संप्रदाय के मैंने आपको कई मंदिर बताए थे, एक तो श्रीनाथ जी का मंदिर जो नाथद्वारा में आता है, महाराणा राज सिंह ने स्थापित कराया था। एक द्वारकाधीश का मंदिर जो कांकरोली में आता है, वो भी राजसमंद में, ये बताया था मैंने आपको। एक मथुराधीश मंदिर या मथुरेश मंदिर, वो भी वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है जो आपके कोटा में आता है। और यहाँ के महंत थे कन्हैयालाल जी, जो 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों और कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड के मध्य वो मध्यस्थता का काम कर रहे थे। एक मंदिर और आता है गोकुल चंद्र का मंदिर, वो आपके कामा में आता है, यहीं पर जहां पर मदन मोहन का मंदिर है। तो इनके साथ मिक्स मत करना, ये मदन मोहन का मंदिर वल्लभ संप्रदाय का है जो आपके कामा डीग जिले में आता है, और ये वाला जो मंदिर है ये वल्लभ संप्रदाय का नहीं है। क्लियर? फिर इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं। ये देखो, ये ध्यान दो, एक तो ये दिख रहा है आपको, ये सफेद सफेद सा, ये कुछ ताजमहल जैसा जो स्ट्रक्चर है, मेहरानगढ़ से ठीक पहले है। ये दरअसल शमशान घाट है, इसको कहा जाता है जसवंत थड़ा। जोधपुर के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, उनका अंतिम संस्कार किया गया था और यहां पर ये बना दिया गया था जसवंत थड़ा। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के पुत्र थे सरदार सिंह, उनके द्वारा यह बनाया गया था 1906 ईस्वी में। किसने बनाया था? सरदार सिंह। कब बना था? 1906। किसकी स्मृति में? जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में। प्रथम मत करना, इसको कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। देखो देखने में ऐसा ताजमहल जैसा लग रहा है कुछ, इसीलिए इसको कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा। कहां पर है? जोधपुर में। किसने बनाया? सरदार सिंह, 1906। किसकी स्मृति में? जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में। ये जो ताजमहल वाले फैक्ट हैं ये कई बार आपसे और पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कांठल का ताजमहल, कांठल जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, तो कांठल का ताजमहल किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना, काका जी की कोई दरगाह है, ये भी लिख देता हूं मैं, कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह, प्रतापगढ़। इसके अलावा शेखावाटी का ताजमहल आपके खेतड़ी महल कहे जाते हैं। इसके अलावा एक मिनी ताजमहल कहा जाता है अबला मीणी का महल, या हाड़ौती का ताजमहल उसको कहा जाता है। अबला मीणी का महल बना हुआ है वहां पर कोटा में, ये ध्यान रखना। कुछ और बातें, एक कोई भूरे खां की मजार है, वो ध्यान रख लेना। एक कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी है, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी। इसके अलावा मामा भाणजे की छतरी है, ये इसको धन्ना भीवा की छतरी भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा या तो मामा भाणजे की छतरी मेहरानगढ़ या धन्ना भीवा की छतरी, वही इसी को ही कहा जाता है। इसके अलावा ये तलवार दिख रही है आपको, यह म्यूजियम में है, अकबर की तलवार है, मुगल शासक जो था अकबर, उसकी। और भी कुछ फैक्ट अगर रह गए होंगे तो कोई बात नहीं, फिर जब राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। अब जोधा के बाद अगले शासक राव सातलदेव, सातलदेव के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।